ओके, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को। आई सेड कि ये क्रेसेंट्रिक होता है। क्रेसेंट्रिक क्यों होता है? हमें इसमें क्रेसेंट्स नज़र आते हैं जिसके अंदर सेल्स होते हैं, वो हमने देखे थे। व्हाट आर द क्रेसेंट्स मेड ऑफ? दे आर मेड ऑफ फिब्रिन, प्लाज्मा प्रोटीन्स जैसे कि C3b विद ग्लोमेरुलर पेराइटल सेल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस। सो लेट्स सी, अब हमारे पास दो तरह के इसमें आपके पास काइंड्स ऑफ फॉलोअप्स होते हैं, ठीक है। आपके पास एक इसमें लिनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस होती है, मैं आपको इसमें से दिखा देती हूँ। लेट्स लुक एट हाउ द नेक्स्ट पेज शोज अस दिस एग्जैक्ट डिजीज, ठीक है। तो बेसिकली आप ये देखें, रैपिडली प्रोग्रेसिव क्रेसेंट्रिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसकी पुअर प्रोग्नोसिस होती है, रैपिडली डिटोरिएटिंग रीनल फंक्शन होता है, और हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोपी पे हमें क्रेसेंट मून शेप्स मिलते हैं। क्रेसेंट्स आर मेड ऑफ द फिब्रिन एंड प्लाज्मा प्रोटीन, एंड देन वी हैव सेवरल डिजीज़ प्रोसेसेस जो इसमें इस पैटर्न में रिजल्ट करते हैं, और हमें इनको देखते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न से। पहले हम देखते हैं लिनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस, फिर हम देखते हैं नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस या पॉसी इम्यून, और फिर हम देखते हैं ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ठीक है। तो वन बाय वन हम इसको करते हैं, सो इट्स ईजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई व्हाट वी टॉकिंग अबाउट। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की जब हम बात करते हैं तो पहला पार्ट जो है ना, जब आप नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो उसमें है लिनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस। लिनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्यों होता है? यहाँ पे एंटीबॉडीज़ होती हैं GBM की और एल्वेओलार बेसमेंट मेम्ब्रेन की, ठीक है। ये हमें गुड पैस्चर सिंड्रोम में बहुत कॉमनली मिलता है, और इसमें हमें हेमाचूरिया और हेमोप्टिसिस मिलता है। एंड रिमेंबर दैट दिस इज़ अ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जिसकी ट्रीटमेंट इज़ प्लाज्माफेरेसिस। तो बेसिकली हमें एंटीबॉडीज़ मिलती हैं अगेंस्ट दिस टाइप 4 कोलैजन एंड GBM। अगर आपको याद हो तो टाइप 4 कोलैजन के डिजीज़ को हम कहते थे एल्पर्ट सिंड्रोम। तो खैर हम इस वक्त पैटर्न्स पढ़ रहे हैं, डिजीज़ में नहीं इतना जा रहे, हम रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसमें एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली जो मेम्ब्रेन के अगेंस्ट, बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट एक्ट कर रही होती है, हमें टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मिलता है यहाँ पे। ओके, नॉट टाइप 3, इट्स टाइप 2। इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे हमें स्मूथ कंटिन्यूस स्टेनिंग मिलेगी। IgG और C3 जो है ना, यहाँ पे हमें दिखा नज़र आता है, ये देखो कितनी स्मूथ सी आपको स्टेनिंग मिल रही है यहाँ पे, इट्स वेरी स्मूथ। ओके, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये दिस इज़ एटिपिकल एंटी GBM, ठीक है। अब इसमें आपको डिफरेंट उसने दिखाया हुआ है, दिस इज़ द गुड पैस्चर सिंड्रोम, ठीक है। तो आपको इस स्लाइड पे गुड पैस्चर सिंड्रोम में क्या नज़र आ रहा है? गुड पैस्चर सिंड्रोम बेसिकली एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें एंटीबॉडीज़ जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन को अटैक करती हैं, बेसिकली किडनी में करती हैं और एल्वियोलार बेसमेंट मेम्ब्रेन में करती हैं, द लंग। और एंटीबॉडी टारगेट टाइप क्या होता है? अल्फा 3 चेन ऑफ टाइप 4 कोलैजन, ठीक है। अब बेसिकली ये किडनी और लंग को डैमेज करता है, तो इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? आपको यहाँ पे बहुत सारे क्रेसेंट्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे हमें ढेर सारे ये सारे क्रेसेंट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इस पिक्चर में हमें क्या नज़र आ रहा है? इस किडनी बायोप्सी में हमें एंटी GBM एंटीबॉडीज़ नज़र आ रही हैं, दे स्टिकिंग डायरेक्टली टू द GBM, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हो रहा है, सीवियर कैपिलरी डैमेज है, यहाँ पे आपको सारा कैपिलरी डैमेज भी नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये जो बोमन स्पेस है इसके अंदर ये सारी जो आपकी बोमन स्पेस है ये सारी भरी हुई है RBC से और प्लाज्मा प्रोटीन्स और फिब्रिन से, इसकी वजह से आपको क्रेसेंट शेप्ड फॉर्मेशन नज़र आ रही है। अब आप इस इमेज पे देखें तो आपको जो राउंड पिंक ग्लोमेरुला नज़र आ रहे हैं, ये सारे राउंड पिंक ग्लोमेरुला इतने डार्क स्टेन्ड, ये सारे कंप्रेस हो रहे हैं क्योंकि इनके इर्द गिर्द आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? सेलुलर प्रोलिफरेशन नज़र आ रही है, ठीक है। ये एक क्रेसेंट होता है। तो बेसिकली ये प्रोलिफरेटिंग पेराइटल एपिथेलियल सेल्स इसमें घुसे होते हैं, मैक्रोफेजेस, फिब्रिन। अब ये वाया क्रेसेंट्स बैड, बेसिकली ये स्क्वैश करते हैं ग्लोमेरुलर टफ्ट को। तो ये जो पूरा ग्लोमेरुलस है ये इस हाइपर सेलुलर इन्फ्लेमेशन में स्क्वैश हुआ हुआ है। और यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है? अगर हम पिछली पिक्चर पे जाएँ तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है? इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे IgG डेपोजिशन है आपकी अलॉन्ग दिस एंटायर GBM मेम्ब्रेन। लिनियरली आपको सारी की सारी इसमें डेपोजिशन नज़र आती है। लिनियर क्यों होती है? क्योंकि एंटीबॉडीज़ बाइंड द यूनिफॉर्म कोलैजन, नॉट पैची। कोई पैची इम्यून कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, लिटरली आपकी लाइन से उसको बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस डिफरेंशिएट्स गुड पैस्चर सिंड्रोम फ्रॉम द लूपस ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस एंड द पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसमें ग्रैनुलर आपको इम्यूनोफ्लोरेसेंस मिलती है, ठीक है। ये हमें समझ आ गया। अब हम देख लेते हैं ये रैपिडली प्रोग्रेसिव जो आपके पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है,
इसमें हमें गुड पैसेज सिंड्रोम हमने देख लिया कि ये सेम टाइप 4 कोलेजन एंड एल्वेओलर बेसमेंट मेम्ब्रेन वगैरह को अटैक करता है। अब आपके पास एक ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस होती है, ये डिफरेंट होती है। लिनियर तो हमने देख ली ना, लिनियर पे हमने क्या क्या देखा कि वो स्मूथ सी है और ऐसे लाइन कर रही है बेसिकली, ठीक है, ये हमने लिनियर तो देख लिया। लिनियर पे हमने देखा है कि ये एंटीबॉडीज जीबीएम और एल्वेओलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ लाइन में चल रही हैं, ठीक हो गया। अब हम ये भी देख लेते हैं, पहले आगे ग्रैनुलर में जाने से पहले हमने लिनियर टाइप तो देख लिया, लेकिन हम आगे ग्रैनुलर में जाने, अगर मैं अभी ये बात करूँ तो हम ये जो रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बात करें ना, ये जो मैं समझा रही हूँ इस वक्त हम यहाँ पर हैं, ठीक है, ये हमने कवर कर लिया एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये पूरा मैंने कवर कर लिया आप लोगों के साथ। अब मैं यहाँ पे आपको साथ साथ पढ़ाती जा रही हूँ। तो हमने ये कवर कर लिया है कि लिनियर में क्या क्या होता है, ये पूरा हमने देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्यों कह रहे हैं हम इसको टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन तब होता है जब आपके पास एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक इंजरी होती है। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस नहीं बन रहे, एंटीबॉडी मीडिएट कर रही है एक साइटोटॉक्सिक इंजरी को। की फीचर्स इसके क्या हैं, आपके पास आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज़ हैं, ये बाइंड करते हैं फिक्स्ड एंटीजेंस को सेल्स पे या बेसमेंट मेम्ब्रेन्स पे। कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, सेल इंजरी होती है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि एंटीजन यहाँ पे फ्लोट नहीं कर रहा, वो फिक्स हुआ हुआ है टिश्यू पे, वो मेम्ब्रेन पे फिक्स हुआ हुआ है। तो होता क्या है, हम ये तो पढ़ चुके हैं कि किस तरह क्रेसेंट फॉर्मेशन होती है, वो मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे या ग्रैनुलर पे, ठीक है। ये तो हमारी दोनों चीज़ें अभी रह गई हैं, ठीक है, ये हम दोनों चीज़ें अभी पढ़ेंगे। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि ग्रैनुलर पे क्या होता है। पहले हम ग्रैनुलर देख लेते हैं, ठीक है, ये नीचे वाली लाइन। अब ग्रैनुलर में आपके पास इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो है ना वो सर्कुलेशन में बनते हैं, सर्कुलेशन में बनते हैं, दे डिपॉजिट इन द ग्लोमेरुला एंड दे एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट। तो ग्रैनुलर का मतलब क्या है, लंपी बम्पी होता है ग्रैनुलर का मतलब। तो इसमें आपको दो चीज़ें मिलती हैं, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो कि लूपस में होता है। ये टाइप 3 सेंसिटिविटी है, ठीक है। तो ये वाली जो हम बात कर रहे हैं ना इस वक्त, ये ग्रैनुलर वाली, ये कौन सी सेंसिटिविटी है, टाइप 3, क्योंकि ये सर्कुलेशन में बन रही हैं आपकी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस और फिर डिपॉजिट हो रही हैं। तो ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, ठीक है। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि लंपी बम्पी कैसे होते हैं। ये देखो, ये आपको पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नज़र आ रहा है इसके अंदर, ये देखो, ये बिल्कुल कितना लंपी बम्पी, और वो वाला दूसरा था लिनियर, वो कितना स्मूथ था। ये आपको सारा ग्लैनुलर लंपी बम्पी डिपोजिशन ऑफ C3 नज़र आ रहा है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। और गुड पैस्चर सिंड्रोम में कितना साफ सुथरा उसने रिबन लाइक डिपोजिशन दिखाई हुई, क्योंकि वो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, और ये टाइप 2 है और ये टाइप 3 है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये देखो, पैथोलॉजी आउटलाइन इज अ क्रेसेंट्रिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। अगेन क्रेसेंट्रिक में हाइपर सेलुलर होगा, उसको कंप्रेस करेगा आपने टफ्ट को, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी होंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ये देख लिया, अब हम देखते हैं नेगेटिव, सॉरी लेट मी गेट द पेन आउट। अब हम देखेंगे नेगेटिव, ये पॉसी इम्यून नो IgG C3 deposition granulomatous with polyangiitis vaginans, चर्क स्ट्रॉस और माइक्रोस्कोपिक पॉलीऑन्जाइटिस, ठीक है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो हम नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस पॉसी इम्यून देख रहे थे, जहाँ पे हमारे पास बेसिकली कोई भी IG या C3 डेपोजिशन नहीं है, ठीक है। पॉसी इम्यून का मतलब क्या होता है, पॉसी का मतलब होता है फ्यू, इम्यून मतलब कोई यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लीमेंट नहीं है, IgG नहीं है, पॉसी इम्यून बेसिकली नहीं है, पॉसी मतलब फ्यू। सो व्हाट इज़ कॉजिंग द डैमेज, आपके जो ANCAs है ना, एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़, ये डैमेज कॉज कर रहे होते हैं। दीज एंटीबॉडीज़ डू नॉट डिपॉजिट इन द किडनीज, इंस्टेड दे एक्टिवेट न्यूट्रोफिल्स इन द ब्लड स्ट्रीम, ओके। तो ये एंटीबॉडीज़ जो है ना ANCAs, ये एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़ जो हम ANCA जिसको कह रहे हैं, बेसिकली ये एक्टिवेट न्यूट्रोफिल्स करती हैं इन द ब्लड स्ट्रीम। तो ये किडनी डैमेज कैसे कॉज करती हैं, पहले ANCA बाइंड्स टू न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं, ये स्मॉल वेसल वॉल्स पे स्टिक करते हैं एंड दे रिलीज प्रोटीएजेस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, और ये कॉज करता है नेक्रोटाइजिंग वैस्कुलाइटिस। तो वेसल वॉल रप्चर हो गई, GBM डिस्ट्रॉय हो गई, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। क्योंकि लेकिन सिर्फ क्योंकि एंटीबॉडीज़ डिपॉजिटेड नहीं है, तो आपकी इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो है इसमें
वो नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन अगेन ये आपके पास हाइपर सेलुलर होती है उसी तरह से, और आपके पास यहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होती है, वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो क्रेसेंट्स आपको क्रेसेंट्स जो है ना और इम्यून कॉम्प्लेक्सेस वो आपको नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पे इम्यून डिपॉजिट्स नहीं हो रहे, ठीक है। अब आपके पास डिजीज़ेस कौन से हैं जो पॉसी इम्यून ये कॉज करते हैं, पॉसी इम्यून रैपिड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। आपके पास बेसिकली ग्रैनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ग्रैनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस को हम वेजनर्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपके पास सी एन का एंटीबॉडीज होती हैं जो हमने पढ़ी थी, एंटीन्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़ वो होती हैं। पी और 3 एन का होती हैं, नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमास होते हैं। ये कहाँ कहाँ अफेक्ट करता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अफेक्ट करता है, वहाँ पे साइनसाइटिस और ओटाइटिस होता है। लंग्स में अफेक्ट करता है, वहाँ कैविटेटिंग नोड्यूल्स बनते हैं। किडनीज़ में अफेक्ट करता है, वहाँ पे रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। अगर तो ये इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे देखें तो आपको नेगेटिव मिलेगी यहाँ पे, और लाइट माइक्रोस्कोपी देखें तो आपको क्रेसेंट्रिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मिलेगी। फिर दूसरी आपके पास डिजीज़ कौन सी है, ये हमने देख लिया कि इसमें PR3 एंटीबॉडीज़ होती हैं, एनका एंटीबॉडीज़ होती हैं। अगली डिजीज़ आपके पास आ जाती है माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस, ठीक है। अब आपके पास एक और है माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस, उसमें आपके पास अगेन पी एनका होती हैं, लेकिन उसमें MPO एनका एंटीबॉडीज़ भी होती हैं, ठीक है। इट्स सिमिलर टू द अदर वन। अब हम आ जाते हैं अगले पे, ये ईओसिनोफिलिक ग्रैनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस, इसको हम चर्क-स्ट्रॉस सिंड्रोम भी कहते हैं। चर्क-स्ट्रॉस ईओसिनोफिलिक ग्रैनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस, इसमें भी पी एनका एंटीबॉडीज़ होती हैं, MPO एनका एंटीबॉडीज़ होती हैं। एस्थमा और ईओसिनोफिलिया होता है, दिस ऑल्सो अफेक्ट द लंग्स, स्किन, ये नर्व्स को भी अफेक्ट करता है। रिमेंबर कि चर्क-स्ट्रॉस जो है ना वो नर्व्स को भी मतलब अफेक्ट करता है। अब माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस मैंने बताया था, ये MPO एनका जो है माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस बस वही है, इसमें ग्रैनुलोमास नहीं होते, पी एनका और MPO एनका एंटीबॉडीज़ होती हैं इसमें। तो वही सारी आपके पास चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। पॉसी इम्यून में इम्यूनोफ्लोरेसेंस, पॉसी इम्यून का मतलब ये कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो थी ना वो इसमें आपको नेगेटिव मिलेगी, ना तो लिनियर मिलेगी ना ग्रैनुलर मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। और आपके पास एग्जाम्पल क्या थी, वेजनर्स थी, चर्क-स्ट्रॉस थी। कॉज ऑफ इंजरी क्या था पॉसी इम्यून में, न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेशन बिकॉज ऑफ द एनका पी एनका एंटीबॉडीज़। एनका जो है वो डिस्ट्रॉय करे थे न्यूट्रोफिल्स को, नॉट बाय एंटीबॉडी डिपॉजिट्स, बस वो डिस्ट्रॉय करे थे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। अब हमने ग्रैनुलर भी देख लिया है, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है इसमें एलपोर्ट सिंड्रोम की, ठीक है। अभी तक हम नेफ्रिटिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है एलपोर्ट सिंड्रोम की। अब हमने जब ये पढ़ा था ना रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो हमने दो चीज़ें इसमें ये छोड़ दी कि हमारे पास डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी होता है और IgA नेफ्रोपैथी भी होती है, जिसको हम बर्गर डिजीज़ कहते हैं। तो हम एलपोर्ट पे जाने से पहले ये दोनों चीज़ें देख लेते हैं। अच्छा, तो डिफ्यूज़ प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है कि आप इसको हम डिफ्यूज़ प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को पहले हम इसके नाम को ब्रेक डाउन करते हैं। डिफ्यूज़ का मतलब है 50% से ज़्यादा आपका ग्लोमेरुला इन्वॉल्व है, ठीक है। प्रोलिफरेटिव का मतलब है ये एक हाइपर सेलुलर रिएक्शन है जहाँ पे आपको बहुत सारे सेल्स मिलेंगे। नेफ्राइटिस का मतलब है कि हम इन्फ्लेमेशन के साथ डील कर रहे हैं, हीमोचूरिया है, कास्ट्स हैं, और नेफ्रोटिक तक अभी तक हम नहीं पहुँचे, ठीक है। प्रोलिफरेटिव में हमारे पास सॉलिडारिटी बढ़ी थी। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब है कि इन्फ्लेमेशन है, तो बेसिकली वाइड स्प्रेड सीवियर इन्फ्लेमेटरी इंजरी है ग्लोमेरुलाई की। ये हमें पहले से बता देता है कि GFR कम है, हीमोचूरिया हो रहा होगा, हाइपरटेंशन होगी, नेफ्रिटिक सी पिक्चर है। अब ये सबसे कॉमन SLE की वजह से क्यों है। अब SLE में क्या होता है, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस में आपके पास डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड DNA के अगेंस्ट आपकी एंटीबॉडीज़ हैं, न्यूक्लोसोम्स हैं। तो ये क्या करती हैं, ये सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करती हैं। ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जाके डिपॉजिट होते हैं ग्लोमेरुलाई में और वहाँ पे एक्टिवेट करते हैं इन्फ्लेमेशन। अगेन अब यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये एक टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, ठीक हो गया। क्यों, अब ये दैट्स वाई आपके पास, क्योंकि ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, तो क्योंकि C3 कंज्यूम हो रहा है तो आपको C3 और C4 लेवल्स इसमें कम मिलेंगे, ठीक है। और ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, लाइट माइक्रोस्कोपी पे आप देखेंगे वायर लूपिंग ऑफ कैपिलरीज, और इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे आप ग्रैनुलर अपीयरेंस देखेंगे।
ठीक है। इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी पे सब एंडोथीलियल समटाइम्स सब एपिथीलियल आपको डिपॉजिट्स नज़र आएंगे इसमें, ठीक हो गया। तो कभी कभी ये नेफ्रोटिक हो जाता है। नेफ्रोटिक ये कब होता है कि जब इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बैठ के कॉम्प्लीमेंट डैमेज से जीबीएम के चार्ज को रिमूव करते हैं ना, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, तो फिर पोडोसाइट इंजरी हो जाती है। जब तब पोडोसाइट इंजरी होती है तो फिर इसके अंदर भी आपको डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में भी हैवी प्रोटीनूरिया मिल सकता है, बट इट स्टार्ट्स ऑफ एज अ नेफ्रेटिक सिंड्रोम। अब इसमें हमने लिखा हुआ है कि लाइट माइक्रोस्कोपी पे हमें वायर लूपिंग ऑफ कैपिलरीज नजर आती है। वायर लूपिंग का मतलब क्या है? वायर लूपिंग का मतलब है थिकन कैपिलरी वॉल्स हैं जो कि सब एंडोथीलियल इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन फॉर्म करती हैं। तो ये आपको इम्यून कॉम्प्लेक्सेस एंडोथीलियम के नीचे नजर आते हैं और ये कैपिलरी को आउटवर्डली पुश करते हैं। ये थिक रिजिड इओसिनोफिलिक लाइक वायर्स होती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इसको, ये देखें, ये इसमें उसने दिखाया हुआ है कि लूपस नेफ्राइटिस में हमें ये नज़र आ रहा होता है। ये इसको ना अंदर पुश करती हैं, जो ये थिक सी वर्ल्स बनी हुई हैं, ये आपका वो वायर लूप है, ये उसको पुश कर रहा है अंदर, ठीक है। ये लूपस नेफ्राइटिस है। होमोजेनस एंड रिजिड थिंकनिंग ऑफ पेरिफेरल कैपिलरी लूप्स ड्यू टू सब एंडोथीलियल इम्यून डिपॉजिट्स। ये आपके इम्यून डिपॉजिट्स हैं अंदर जो उसको अंदर पुश कर रहे हैं। दिस इज सीन इन SLE, ठीक है। तो अब इम्यूनोफ्लोरेसेंस में आपको ग्रैनुलर लंपी बम्पी सा अपीयरेंस नज़र आ रहा होता है ना। लंपी बम्पी क्यों? क्योंकि आपके पास सब एंडोथीलियल सब एपिथीलियल डिपॉजिट्स हैं। ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी है। यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे इसमें सारा वो लंपी बम्पी डिपॉजिट नज़र आ रहा है, ये सारा लंपी बम्पी डिपॉजिट नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे। उस पर क्या नज़र आता है? सब एंडोथीलियल, सम टाइप सब एपिथीलियल और इंट्रामेम्ब्रेनस IgG बेस्ड ICs, इंट्रासेलुलर ऑफन विद C3 डिपोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब एंडोथीलियल आपको इसमें नज़र आएगा, सब एपिथीलियल, इंट्रामेम्ब्रेनस और मिसेंजियल, ठीक है। ये क्या है? एंडोथीलियम और ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में आपको नज़र आएगी ये लूपस नेफ्राइटिस की। ये देखो, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही है। कैन यू सी दिस हियर? ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी थी। बेसिकली हमें क्या नज़र आ रहा है? एंडोथीलियम और ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में सिवियर इन्फ्लेमेशन आती है, क्रेसेंट फॉर्मेशन भी होती है यहाँ पे कभी कभी अगर ये सिवियर हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। क्लिनिकल कोरिलेशन में आपको पेशेंट विनिएट किस तरह का मिल सकता है? यंग वुमन है, उसको SLE है, फेशियल एडीमा है, अब उसको कोला कलर्ड यूरिन आ रही है, हाइपरटेंशन आ रही है, C3 कम है, प्रोटीनूरिया है, हेमाचूरिया है, और बायोप्सी पे दिखा रहे हैं कि जी वायर लूपिंग है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे ग्रैनुलर IgG और C3 है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे सब एंडोथीलियल इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो ये क्या है? डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इसमें आ जाता है IgA नेफ्रोपैथी। IgA नेफ्रोपैथी में हमारे पास क्या है? इसको हम कहते हैं बर्गर डिजीज़, ठीक है। बर्गर डिजीज़ में हमारे पास एपिसोडिक हेमाचूरिया होता है दैट यूजुअली अकर्स कंकरेंटली विद रेस्पिरेटरी और GI ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो बेसिकली कोई आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या GI इन्फेक्शन हुआ है और उसमें IgA सिक्रीट हुई बाय द म्यूकोजल लाइनिंग्स, और अब ये IgA वैस्कुलाइटिस हो रहा है बेसिकली रीनल पैथोलॉजी में, ठीक है। तो दिस इज हेमाचूरिया ड्यूरिंग द इन्फेक्शन, नॉट लेटर ऑन, ड्यूरिंग। तो IgA इज मेड इन म्यूकोजल टिश्यूज़, ये मिसेंजियम में डिपॉजिट करता है। लाइट माइक्रोस्कोप पे आपको मिसेंजियल प्रोलिफरेशन नज़र आती है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे आपको IgA इन मिसेंजियम नज़र आता है, मिसेंजियल डिपॉजिट्स नज़र आते हैं। द क्लासिक क्लू इज़ कि ये जब आपको IgA नेफ्रोपैथी मिलती है इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे, आपको IgA डिपॉजिट्स नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ ड्यूरिंग द इन्फेक्शन, ठीक है। यहाँ पे भी आपको IgA डिपॉजिट्स नज़र आ रहे हैं, लाइट माइक्रोस्कोपी पे सेलुलर प्रोलिफरेशन नज़र आ रही है, ठीक है। सो दिस हैपन्स ड्यूरिंग द इन्फेक्शन, नॉट वीक्स लेटर, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं एल्पोर्ट सिंड्रोम पे। एल्पोर्ट सिंड्रोम मैंने कहा था टाइप 4 कोलेजन की म्यूटेशन होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे आपको एक बास्केट वीव अपीयरेंस नज़र आती है, टाइप 4 कोलेजन डिफेक्ट है, एंड दिस इज़ यूजुअली एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ठीक है। अब हमें एल्पोर्ट सिंड्रोम में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे क्या नज़र आता है? हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं? बेसिकली हॉलमार्क ये है कि देयर इज़ इर्रेगुलर GBM थिकनेस। यहाँ देखिए, आपको इर्रेगुलर GBM थिकनेस नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है। हम क्या देखते हैं इसमें? कुछ पार्ट्स थिन है और कुछ पार्ट्स थिक है, लैमिनेशन है, कहीं कहीं स्प्लिटिंग है GBM की,
ठीक है, बास्केट वीव अपेरेंस इसका बज़ वर्ड है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग और थिनिंग जो होती है ना, इफ़ यू सी अ बास्केट वीव अपेरेंस ऑफ द GBM, ऑलवेज थिंक अबाउट Alport syndrome. I'm going to show this to you on another image, but it's not very clear I think. यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, कहीं कहीं थिक है, यहाँ पे मोटी है, यहाँ पे पतली है, तो इसकी वजह से एक बास्केट वीव अपेरेंस आती है आपकी Alport syndrome में। ठीक है, कहीं कहीं थिन पार्ट्स हैं GBM के, कहीं कहीं थिक हैं, कभी कभी आपको लगता है कि ये GBM जो है वो लेयर्स में स्प्लिट हुई हुई है। ठीक है, तो ये आपको हमेशा Alport syndrome में मिलता है। ये देख लो, कहीं ना इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, कहीं इसकी यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो इसको हम Alport syndrome में ये चीज़ हम देखते हैं। ठीक हो गया। Alport syndrome is basically a type for collagen defect. इसका क्लासिक ट्रायड क्या है? आपको हिमेचूरिया मिलता है, हियरिंग लॉस मिलता है। हियरिंग लॉस क्यों मिलता है? क्योंकि कान को भी अफेक्ट करता है। आई प्रॉब्लम्स में ये एंटीरियर लेंटिकोनस का क्रिएट करता है, क्योंकि बेसिकली ये कोलेजन डिफेक्ट और भी जगहों को अफेक्ट करेगा ना, तो आई प्रॉब्लम्स आती हैं, एंटीरियर लेंटिकोनस होती है, which is basically the cone-shaped bulging of the front anterior surface of the lens. Since you have a type 4 collagen defect, तो आपके पास लेंस कैप्सूल वीक होता है, वो एंटीरियरली लेंस सरफेस जो है ना आपकी प्रोट्रूड कर देती है, और क्लिनिकली फिर आपको मायोपिया मिलता है, इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म मिल सकता है। एनीवेज, स्टेटमेंट टू रिमेंबर दिस बाय कैन बी can't see, can't be, can't hear a bee. Okay, now we move on to the next problem. The next problem is membranoproliferative glomerulonephritis. अब हम यहीं पर रुक के देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। हमारी मेम्ब्रेन अफेक्ट हो रही है, प्रोलिफरेशन है, हाइपर सेलुलर डिजीज़ है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, हमारे पास हीमाचूरिया होगा, रेड ब्लड सेल कास्ट्स हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन इंजरी है। ठीक है, तो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यहाँ पे देखते हैं। इट्स अ नेफ्रिटिक सिंड्रोम दैट ऑफन को प्रेजेंट्स विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये एक मिक्स डिसऑर्डर होता है। ठीक है, टाइप 1 भी हो सकता है, टाइप 2 भी हो सकता है। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड हेयर इज़ कि ये एक डिजीज़ नहीं है, ये एक पैटर्न है। ठीक है, ये एक पैटर्न है, एंड दिस में प्रेजेंट in two ways. Now you'll either see it as a type 1 pattern which may be secondary to hepatitis B or C infection. यहाँ पे आपके पास सब endothelial immune complexes होते हैं with granular immunofluorescence. तो आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको सब एंडोथीलियल इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशंस यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ठीक हो गया, और ये ग्रैनुलर अपीयरेंस देती हैं आपको इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे। ठीक हो गया, तो दिस इज़ एसोसिएटेड, द टाइप 1 इज़ बेसिकली व्हेन यू हैव इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट्स। ठीक है, नाउ दिस इज़ द टाइप 1। तो टाइप 1 में आपके पास ये सारी चीज़ें आ गई। टाइप 2 इज़ एसोसिएटेड विद C3 नेफ्रिटिक फैक्टर। ऑटो एंटीबॉडी होती है जो कि C3 कन्वर्टेज को स्टेबलाइज करती है। परसिस्टेंटली कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन एंड लो C3 की वजह से क्या होता है, आपके पास इंट्रामेम्ब्रेनस डेंस डिपॉजिट्स बन जाते हैं। दिस इज अ डेंस डिपॉजिट डिजीज़ को कहते हैं डेंस डिपॉजिट डिजीज़। ठीक है, इंट्रामेम्ब्रेनस आपको डेंस डिपॉजिट्स मिलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड डेंस डिपॉजिट डिजीज़। बोथ टाइप्स में आपको मिसेंजियल ग्रोथ मिलेगी, GBM की स्प्लिटिंग मिलेगी, टैम ट्रैक अपेरेंस मिलेगी, GBM स्प्लिट हुआ होगा फ्रॉम द मिसेंजियल इन ग्रोथ। ठीक है, I'll try to show it to you on a histo picture here. So यहाँ पे हम देख सकते हैं lobular pattern, thickened GM, double contour, mesangial expansion, endocapillary proliferation. ये basically आपकी membranoproliferative disease है। ठीक है, मैं एक और जगह भी दिखा सकती हूँ, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है ये जो टैम ट्रैक अपेरेंस है। ठीक है, let me show it to you on here also. यहाँ पे भी आपको एक टैम ट्रैक अपेरेंस नज़र आ रही है। ये कितना ज़्यादा आप देखें, सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं आपको, GBM स्प्लिट कर रही है यहाँ पे। ठीक हो गया, तो ये मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया। Now before we move on to the nephrotic syndrome, I'm going to pause my video here.